अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकैट्स। अ माइल्ड एक मामूली सा अटैक, हमला ऑफ लोकैट्स, टिड्डियों का एक मामूली सा हमला। सो स्टूडेंट, सबसे पहले टिड्डी दिल क्या होता है? ये एक होपर है, एक इंसेक्ट है जो कि बेसिकली गर्म इलाकों में या अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। और जब ये ट्रैवल करता है तो ये बहुत बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में ये ट्रैवल करते हैं। ये बड़े बड़े लश्करों में उड़ते हैं और फसलें खाते हैं और उन्हें तहस नहस भी कर देते हैं। और वो हमला जो इस कहानी में हम पढ़ेंगे वो कोई बड़ा अटैक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत बड़ी तबाही अपने पीछे छोड़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस कहानी के मेन करेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है वो है मार्गरेट, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। उसके साथ दो और करेक्टर्स हैं, रिचर्ड्स और ओल्ड स्टीफन। एक दिन अचानक मार्गरेट देखती है कि दो पहाड़ों की जानब हल्की हल्की एक स्ट्रीक, एक लाइन, ब्राउन कलर की लाइन शो हो रही होती है। पहाड़ों के पार उनको ये लाइन दिखाई दे रही होती है। एक्चुअली ये लाइन उन टिड्डियों की ही होती है और लोगों को भी ये पता लग जाता है कि टिड्डियों का हमला होने वाला है। तो एकदम से रिचर्ड और ओल्ड स्टीफन चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपने मुलाजमों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। और बहुत जल्द वो मुलाजिम उस कंपाउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ बाहर खेतों में चले जाते हैं। वहाँ पर घंटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके शोर से वो टिड्डी दिल वहाँ पर ना बैठें। और हर कोई खेतों के गिर्द आग जलाने लग जाते हैं और उस आग में गीले पत्तों को फेंक देते हैं ताकि कड़वे धुएं की वजह से वो टिड्डी दिल यहाँ पर ना बैठें और आगे चले जाएं। अब वहाँ हर किसान ये कोशिश कर रहा होता है कि ये टिड्डी दिल खेतों को नुकसान ना पहुँचाए और साथ ही साथ अपने हमसायों को भी खबरदार कर रहे होते हैं कि टिड्डी दिल का हमला हो गया है, जल्दी से आपने जो हिफाजती इकदामात लेने हैं वो ले लें। यहाँ पर राइटर कहता है कि ठीक है, हर किसान की ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी, हर कोई दुआ करता था कि वो इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े उसके खेत में ना बैठें बल्कि किसी दूसरे के खेत में चले जाएं। लेकिन उसके साथ साथ इंसाफ पर मबनी ये बात थी कि वो दूसरों को खबरदार भी कर दें कि आप भी अपने हिफाजती इक़दामात ले लें। इससे पता चलता है कि वो लोग एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं और हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अब मार्गरेट खरी फ़ोन पर उनको जवाब दे रही है और देख रही है कि टिड्डी दिल का हमला बढ़ता जा रहा है, वो काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। वो कहती है कि इतनी आग के बावजूद भी टिड्डी दिल सामने से तो बुरे रंग के नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंड से अभी भी वो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। और मार्गरेट ये भी बताती है कि काफिला आया और आकर उसने हमला किया, हर चीज़ पर आकर बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए, दरख्तों की शाखों पर बैठ गए, छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर बैठ गए। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन चल रही है, क्योंकि वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि जब वो आकर ज़मीन पर बैठे, वो एक दूसरे के साथ जुड़े, जब वो चल रहे थे तो ऐसे था जैसे ज़मीन चल रही हो। तो वो एक अजीब ही मंजर था और उन्होंने वो शाखें इतनी खोखली कर दी कि वो नीचे को झुक गईं। फिर अचानक आवाज़ आई कि एक ढेलवान पर लगा दरख्त झुका और ज़मीन पर गिर गया। बाद में कहते हैं कि इस टिड्डी दिल के तूफान में से एक आदमी भागता हुआ आता है मार्गरेट के पास और कहता है, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं, इन कीड़े मकोड़ों ने एक एक चीज़ खा ली है, हमारी फसल तबाह हो गई है। तो मार्गरेट कहती है कि अगर सारा कुछ तबाह हो गया है तो फिर आप अभी तक खेत के अंदर क्या कर रहे हैं? क्यों शोरगुल बर्पा किया हुआ है? घंटियां बजा रहे हैं? क्यों धुआं उठा रहे हैं? तो वो कहता है, मार्गरेट देखो, जो बड़ा काफिला है वो अभी नीचे आकर ज़मीन पर नहीं बैठा है, वो हवा के अंदर उड़ रहा है और अगर वो बैठ गया तो दे आर लोडेड विद एग्स, वो अंडों से भरे पड़े हैं। वो कहता है, देखो ये अंडों से भरे हुए हैं। तो उस वक्त एक लोकेट्स जो उसकी कमीज़ पर बैठा होता है वो उसे अपने थंबनेल के साथ रिप ऑफ कर देता है, मतलब दो टुकड़े कर देता है, मसल देता है और कहता है, देखो इसके अंदर अंडे, और इमेजिन करो अगर इन अंडों को हम लाखों के साथ मल्टीप्लाई करें तो उनकी तादाद कितनी हो जाएगी। और अगर ये हमारे खेत में आके बैठ जाएं और अगर उन्होंने अंडे दे दिए और बाद में इन अंडों से होपर्स, मतलब यंग लोकट्स जो अभी बच्चे होते हैं, जब ये लाखों की तादाद में हो जाएंगे तो ये खेतों में से एक पत्ता भी नहीं छोड़ेंगे।
اور ہم پھر دوبارہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہماری ایفرٹس یہی ہیں کہ ابھی تو انہوں نے یہاں جو نقصان کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اگر ہم شور کرتے رہیں گے تو یہ قافلہ یہاں سے اڑ کر دوسری جگہ چلا جائے گا، تو ہمیں بعد میں اس کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ پھر وہ کہتا ہے گیٹ دا کیٹل گوئنگ، یہ کیتلی کو چلنے دو تاکہ ہمیں چائے ملتی رہے، اٹس اے تھرسٹی ورک، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے اس طوفان کو آئے ہوئے، سارے انسیکٹس زمین پر بیٹھ چکے ہیں، کوئی دیواروں پر بیٹھ چکے ہیں، کوئی درختوں پر بیٹھ چکے ہیں، اب ہوا میں بھی کوئی انسیکٹ اڑ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ گھر واپس آتے ہیں اور آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو شکر ہے جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ پھر اولڈ اسٹیفن مارگریٹ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ناؤ لوکسٹس کم لائک اے بیڈ ویدر، اب یہ برے موسم کی طرح ہو چکے ہیں۔ آلویز ایمیننٹ، ایمیننٹ کا مطلب ہے امپینڈنگ، مطلب سر پر کوئی تلوار یا خطرہ لٹک جانا کہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، جیسے بیڈ ویدر ہے، برا موسم ہے، دیکھیں کوئی پتہ ہے ابھی بہت اچھا موسم چل رہا ہے، ایک دم سے طوفان آ جائے، گرمی ہو جائے یا بارش آ جائے، یہ ہمیں کیا پتہ، یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو وہ کہتا ہے لوکسٹس بھی ایک بیڈ ویدر کی طرح ہو گئے ہیں کہ یہ اب کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر ایک بار یہ نارتھ سے شمالی علاقوں سے آنا شروع ہو جائیں تو وہ اگلے 2-3 سال تک وقفے تک آتے رہیں گے۔ تو مارگریٹ ایک دم سے سوچتی ہے کہ ابھی تھوڑی تباہی ہو گئی ہے، تو وہ کہتی ہے اگر یہ گاؤں تباہی نہیں ہے تو ہم اور کس چیز کو تباہی کا نام دیں گے؟ پھر وہ سوچتی ہے کہ اگلے 3 سالوں تک لوکسٹس آئیں گے اور اسی طرح فصل تباہ کریں گے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، نہ تو مارگریٹ اور نہ ہی وہ آدمی۔ دے فیلٹ لائک اے سروائیو آفٹر وار، کہ جنگ کے بعد جو آدمی واپس بچ جاتا ہے پھر وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بیج بونے ہیں، نئی فصلیں اگانی ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں جلد بارش آ جائے گی تاکہ گھاس اگ سکے، اور اگر گھاس نہ اگی تو ان کے مویشی اینیملز مر جائیں گے۔ سو اسٹوڈینٹس، یہ سٹوری تھی مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس۔ یہاں پہ اس سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ جو لوگ افریقی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں یہ معاملات، یہ ہیپننگز ہوتی رہتی ہیں، تو رائٹر نے وہاں کچھ آبزرو کیا ہوگا اور اس نے یہ منظر بیان کیا۔ So students, I hope you get it, and please tell me through comments, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching, students.